वर्ल्ड की कहानी, इसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मेरी पहली कहानी, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। लगभग 20 साल की लड़की खून से लथपथ एक खाई के आगे खड़ी थी। अपने आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने मुझे क्यों मार दिया? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, सगी बेटी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे क्यों मारा? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लोमान साम्राज्य की राजकुमारी युक्ति है। शरीर के दर्द से ज़्यादा आज उसे उसके दिल में दर्द हो रहा था। जिस माँ पे वो जान छिड़कती था, आज उसी ने उसे मार दिया। राजकुमारी युक्ति 64 कलाओं में निपुण थी। आज तक वो कभी किसी से नहीं हारी, पर आज ही अपनी माँ के धोखे से हार गई। सामने खड़ी एक 40 साल की औरत जिसका नाम गीता था, उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं और न ही तुम मेरी बेटी हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और आज मैं तुम्हें मार कर ये सब यही ख़त्म कर दूंगी। उसकी हर एक बात युक्ति के अंदर को छलनी कर रही थी। भले ही गीता ने उसे कभी बेटी ने माना हो, पर उसने तो उसे माँ माना था ना। गीता हाथ में एक खंजर लेके उसकी ओर बढ़ने लगी, पर उससे पहले वो युक्ति के पास पहुंचती, युक्ति पीछे खाई में कूद गई। उस कूदने से पहले उसने आखिरी शब्द कहे, गीता के कानों में गूंज गई, आपके हाथों से मरना तो अच्छा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। पर याद रखिएगा महारानी गीता, अगर आज मैं जिंदा बच गई ना, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपके लिए छिपने के लिए कम पड़ जाएगा। और ये वादा है मेरा राजकुमारी युक्ति का वादा। क्या यही है राजकुमारी युक्ति का अंत, या फिर कोई नई कहानी की शुरुआत है? खाई से नीचे गिरते युक्ति के शरीर जमीन से टकरा गया। उसके नाजुक शरीर पे इतने घाव थे जितने आसमान में तारे, लेकिन उसके हाथ की अंगूठी चमकने लगी। लोमान साम्राज्य से कोसों दूर जंगल में युक्ति ने अपनी आंखें खोली। जैसे उसने आसपास का नज़ारा देखा, उसके मुंह से एक बात निकली, क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं नरक में पहुंच गई? उसने कहीं सुना था, जो लोग आत्महत्या करते उन्हें नरक की नसीबत है, या फिर किसी ने वहां से मुझे बचा लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ जंगल में क्या कर रही हूँ? ये सब सोच रही थी, उसे अपने गले पे काफ़ी दबाव महसूस हुआ। चाहे परिस्थिति कोई क्यों न हो, युक्ति को किसी से हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कभी किसी को खुद पे हावी नहीं होने देती थी। उसने तुरंत अपने पैरों से उस आदमी के सीने पर वार किया। उसके हमले से आदमी तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। उसके पीछे होते ही दूसरे आदमी ने कहा, जल्दी करो, तीसरे महामहिम का आदेश है कि इस लड़की को मार कर नदी में फेंक देना, और ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़की पानी में गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए जल्दी करो। और हाँ, हमें पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना। उसकी बातें युक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। कौन उसे मारना चाहता भला? वो किसी तीसरे महामहिम को जानती तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी युक्ति की तरफ हमला करने के लिए आए, उसने फुर्ती दिखाते हुए उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पल में उन आदमियों के शरीर पर कोई हिस्सा सही सलामत नहीं था। किसी के पैर टूटे थे तो किसी के हाथ, कोई भी खड़ा होने के लायक तक नहीं था। फिर उसने वही किया जो लोग वे उसके साथ करना चाहते थे। उसने तीनों को ही बांध कर पास के एक तालाब में फेंक दिया, पर उन्हें फेंकने से पहले ही उनके पहने एक काले वस्त्र को खुद पहन लिया। लेकिन जब उसकी नज़र उसके हाथों पे गई तो वो हैरान रह गई। ये हाथ काफ़ी छोटे और काले थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो छोटी हो गई है। वो तुरंत तालाब के पास गई और उसने अपना चेहरा देखने लगी। इसके बाद उसने जो देखा उसके होश ही उड़ गई। जैसे युक्ति ने नदी में अपना चेहरा देखा, वो दंग रह गई। ये उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। ये चेहरा दिखने में बहुत ही बदसूरत था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा उसके साथ। इस वक्त वो एक जंगल में थी। वो यहाँ कैसे पहुंची? वो तो पहाड़ी से कूद गई थी ना। अगर किसी कारण से जिंदा भी बच गई तो उसे इस वक्त बहुत घायल होना चाहिए था, पर उसे तो ऐसे कोई भी चोट के निशान नजर नहीं आ रहे थे। कुछ भी समझ न आने के कारण वह बाहर से जाने के लिए लगी, पर उसे किसी के रोने की सिसकारियाँ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। आसपास किसी को न होने के कारण उसे भ्रम समझकर छोड़ दिया। जैसे युक्ति ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए, उसे एक लड़की की आवाज़ दी, रुको। युक्ति पीछे मुड़ी और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। युक्ति ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या हो रहा? मैं पागल हो गई हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं, मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? उसने खुद से ही कहा, युक्ति भाग ले यहाँ से, इसी में तेरी भलाई। वो भाग पाती उससे ही पहले उसे किसी की वही आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज।
पर इस बार उसे आवाज के साथ एक लड़की का धुंधला शरीर दिखाई दिया। जो लड़की उसके सामने प्रकट हुई वो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही थी जैसे युक्ति में पानी में अपना अक्स देखा था। उसे देख के युक्ति 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन बिना किसी भाव के पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उस छोटी लड़की ने जवाब दिया, मैं मर चुकी हूँ और इस वक्त तुम मेरे शरीर में हो। मेरे अंदर जीने की चाहत खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारे अंदर जीने की चाहत बहुत ज्यादा थी। तुम अभी मरना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें जीने के लिए मेरा शरीर मिल गया। खैर, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे मारना ही था और मैं जीना नहीं चाहती। मैं तो बस अपने कुछ कामों के लिए जी रही हूँ। मैं अब अपना ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझसे एक वादा करते हो? चिंता मत करो, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जिससे जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो। क्या तुम मेरी माँ और मेरे छोटे भाई का ख्याल रख सकती हो? युक्ति बड़े ही गौर से उसकी सारी बातें सुन रही थी, पर माँ का जिक्र होते ही वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। कैसे वो औरत उसे बचपन से प्यार से खिलाती थी, प्यार से सुलाती थी, और वो सब कुछ एक झूठ था, एक सफेद झूठ। युक्ति को कुछ ना बोलता देख वो उस छोटी लड़की को लगा जैसे युक्ति वादा करने में हिचकिचा रही है। उस छोटे लड़के ने थोड़े उदासी भरी स्वर में कहा, प्लीज तुम बस मेरे लिए इतना कर दो। अगर तुम मुझसे यह वादा करो दोगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसकी बातों से युक्ति होश में आई और उसने कहा, मैं युक्ति वादा करती हूँ, जब तक मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जीवित मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रखूंगी। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगी उन्हें सुरक्षित रखने की। युक्ति ने वादा तो कर दिया था, पर क्या अंजाम होगा उसका? कौन है ये लड़की और क्या अपना बदला पूरा कर पाएगी युक्ति? देखने के लिए सुनते रहिए कहानी। जैसे युक्ति ने वादा किया, उस छोटी लड़की की धुंधली आत्मा गायब होने की, पर तभी एक तेज रोशनी उसके सिर के अंदर चली गई। उस रोशनी के युक्ति के सिर में जाते ही उसे तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द होने के कारण उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसे कई सारी यादें एक साथ नजर आने लगी। ये सारी यादें उसी लड़की की थी जिसके शरीर में वे इस वक्त युक्ति मौजूद थी। उसकी यादों से उसे पता चला कि इस लड़के का नाम रागिनी और ये लड़की भी तल्हा साम्राज्य के 52 कुलीन परिवारों में से एक अथिरथ परिवार की राजकुमारी है। अपने घर में तीसरी बेटी और इसके पिता इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसकी सौतेली माँ और बहन ने इसका जीना मुश्किल बना दिया है। हर एक छोटी गलती के लिए इसे कमरे में बंद कर दिया जाता, खाना नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि कोड़ों से भी मारा जाता है। बचपन में एक बार इसे बुखार हुआ था, लेकिन सही वक्त पे इलाज न मिलने के कारण ये थोड़ी बेवकूफ़ हो गई। इसी बात का फायदा उठा के इसकी सौतेली बहन यामन ने पूरे राज्य में अफवाह फैला दी। उसकी छोटी बहन रागिनी पागल हो गई। राजकुमारी होने के बाद भी इस लड़की का जीवन में नौकरों से भी बदतर था। बचपन से ही रागिनी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो बेवकूफ़ हो गई तो यामिनी उसका फ़ायदा उठा के उसके चेहरे पे काला रंग लगाने को कहती, जिससे वो बदसूरत दिखे। सही से खाना न मिलने के कारण उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। रागिनी जब 16 साल की हुई तब एक पंडित के भविष्यवाणी के कारण उसकी शादी राज परिवार के तीसरे राजकुमार, जिन्हें हम तीसरे महामहिम कहा जाता, उसके साथ तय किया गया। हालांकि उसके पिता चाहते थे कि राजकुमारी की शादी उसकी सौतेली बहन यामिनी से हो, लेकिन महाराज के हुक्म की नाफरमानी करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। इसलिए तीसरे महामहिम का विवाह रागिनी से हो गया। तीसरे महामहिम से विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी माँ के दबाव के कारण वो इस विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन विवाह के समय एक जरूरी युद्ध के कारण वो सेना लेके युद्ध के क्षेत्र में चले गए। इसलिए रागिनी का विवाह बिना महामहिम के उपस्थिति के ही ईश्वर के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। पहले तो लोग उसे मूर्ख होने पर दया थी, लेकिन महामहिम से विवाह होने के कारण लोग उससे नफरत करने लगे, क्योंकि सबके नज़र में वो राजकुमार के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। इस लड़की के पास कोई भी ताकत नहीं थी, उसके पास तो आंतरिक शक्ति तक नहीं थी, जो कि शक्तियों को जगाने का पहला शरण है। उस दुनिया में हर इंसान के पास किसी न किसी तत्व की शक्ति होती है। कुछ लोगों के पास तो एक से अधिक तत्व की भी शक्ति होती है, लेकिन अपनी उस शक्ति को जागृत करना पड़ता है, और उससे भी पहले उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागरण करना पड़ता है। और इस लड़की के अंदर तो कोई शक्ति जागृत ही नहीं थी। उसकी यादों से उसे पता चला कि वो इस वक्त तल्ला साम्राज्य लोमन साम्राज्य से कोसों दूर है। राजकुमार युक्ति ने आज से पहले इस साम्राज्य का सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन वो यहाँ के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी।
उसे रागिनी की यादों से कुछ खास नहीं पता चला, क्योंकि वो ज़्यादा कभी महल से बाहर ही नहीं निकली थी।